Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class of cloud computing. I am your instructor Dr. Nazia Anwar. In this lecture I will continue the discussion on overview of distributed computing. We will discuss supercomputing versus distributed computing and हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, उसको हम एक बार रिव्यू करेंगे एंड देन वी विल हैव अ लुक एट गोल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, देन व्हाट आर द पिटफॉल्स ऑफ और फॉल्स assumptions of distributed systems and examples of distributed computing, then the paradigm shift from distributed computing towards deeply distributed applications. Computers consist of a processing component and a memory component. यानी हम बहुत बेसिक सेंस में कह सकते हैं कि processors perform computations and memory stores data. And for simple computations कोई एक सिंगल प्रोसेसर भी यही काम कर सकता है. यानी बेसिक कंप्यूटर का जो काम है वो ये है कि प्रोसेसर ने कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी होती हैं और मेमोरी में डाटा स्टोर होना होता है. और बिल्कुल सिंपल कंप्यूटेशंस के लिए सिंगल प्रोसेसर जो है वो ये टास्क परफॉर्म कर सकता है, प्रोसेसिंग और स्टोरेज का. बट फॉर मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हाउएवर मल्टीपल प्रोसेसर्स आर often the only way to solve a problem. जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए मल्टीपल प्रोसेसर्स चाहिए होते हैं और सिर्फ मल्टीपल प्रोसेसर्स ही प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर which require massive and huge computational resources such as real-time weather forecasting and aerospace and biomedical engineering and nuclear fusion research. क्योंकि ये एप्लीकेशंस जो हैं ये एक सिंगल सर्वर की कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो एक्सीड करी होती हैं. सो द कंप्यूटर इंजीनियर्स हैव डिवाइस्ड हाई परफॉर्मेंस computing platforms that can deliver substantially more processing power. The most powerful computer systems in use today leverage thousands of linked processors to perform computations quickly by sharing the workload among multiple processors. जो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स जो आजकल यूज़ हो रहे हैं उनमें क्या होता है कि वो बहुत यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं बहुत थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स को जो आपस में लिंक्ड होते हैं ताकि कोई भी ऐसी कंप्यूटेशंस परफॉर्म की जा सकें और जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि वो ऐसे करते हैं कि वर्कलोड को मल्टीपल प्रोसेसर्स में शेयर कर दिया जाता है. और इसके दो जो हैं वो जनरल मॉडल्स हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए यूज़ होते हैं. एक को तो हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर्स क्या हैं? बेसिकली दे आर लार्ज एक्सपेंसिव सिस्टम्स एंड दे आर यूजुअली हाउस्ड इन अ सिंगल रूम in which multiple processors are connected by a fast local network. सुपर कंप्यूटर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत लार्ज और एक्सपेंसिव सिस्टम्स होते हैं और नॉर्मली किसी एक सिंगल रूम में होते हैं और बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं जिनको किसी फास्ट लोकल नेटवर्क के ज़रिए बेसिकली कनेक्ट कर दिया जाता है. एंड द अदर वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटिंग सिस्टम्स इन विच प्रोसेसर्स are not necessarily located in close proximity to one another.
डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ज़रूरी नहीं है कि किसी एक सिंगल रूम में ही प्रोसेसर्स जो हैं वो लोकेटेड हों, और ये हो सकता है कि वो प्रोसेसर्स जो हैं वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में हों, और उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होना ज़रूरी नहीं है, और उन प्रोसेसर्स को इंटरनेट के थ्रू या दूसरे नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है. So now let's recall what is a distributed system. A distributed system is a collection of independent computers that appear to its user as a single coherent system. A distributed computing system consists of multiple autonomous computers or processors that do not share primary memory but cooperate by sending message over a communication network. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम जो है बेसिकली ये एक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स की कलेक्शन को कहते हैं, जो यूज़र को या एंड यूज़र को ऐसे लग रहा होता है कि वो एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम है. एंड यूज़र को नहीं पता होता कि बहुत सारे आपका टास्क जो है वो बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसर्स या कंप्यूटर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स परफॉर्म कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स में बहुत सारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं या प्रोसेसर्स होते हैं, लेकिन वो प्राइमरी मेमोरी को शेयर नहीं कर रहे होते. यानी उन सारे कंप्यूटर्स की अपनी अपनी मेमोरी होती है, एक मेमोरी को सब शेयर नहीं कर रहे होते. लेकिन वो कॉपरेशन कैसे करते हैं या टास्क को कैसे आपस में एक कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, एक नेटवर्क्स किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू मैसेज सेंडिंग के थ्रू बाय पासिंग मैसेजेस जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. दिस डेफिनेशन हैज सेवरल इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. द फर्स्ट वन इज दैट अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, दैट इज कंप्यूटर्स, that are autonomous. And the second aspect is that users may be people or users may be programs. So the second aspect is that the users think they are dealing with a single system. This means that one way or the other the autonomous components need to collaborate. लेकिन हमने ये देखना है कि ये कोलैबोरेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, और यही जो है ये हार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो है ये इम्पोर्टेंट इशू होता है, दैट हाउ टू इस्टेब्लिश दिस कोलैबोरेशन. अब ये देखें कि हमने कोई इज़म्पशंस नहीं कोई इज़म्पशंस नहीं की कि जो है वो कंप्यूटर्स की टाइप क्या होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में. लेकिन प्रिंसिपल ये है कि किसी लार्ज सिस्टम में भी कोई भी लार्ज सिस्टम दे कुड रेंज फ्रॉम हाई परफॉर्मेंस मेन फ्रॉम कंप्यूटर्स टू स्मॉल नोड्स इन सेंसर नेटवर्क्स. कोई भी सिस्टम हो सकता है जो कि विच फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो उसमें उसकी जिनसे मिलकर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम बनता है, वो कोई लार्ज मेन फ्रेम सिस्टम्स भी हो सकते हैं और कोई स्मॉल इवन कोई स्मॉल नोड्स जो कि सेंसर नेटवर्क्स की नोड्स होती हैं वो भी हो सकती हैं. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर विद डेफिनेशंस, it is perhaps more useful to concentrate on important characteristics of distributed systems. सबसे जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो इसके बहुत सारे कंप्यूटर्स के जो डिफरेंसेस होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स के बीच में और जिस तरह वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो यूज़र से इसको हिडन रखा जाता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम का कि जो कंप्यूटर्स के बहुत सारे वेरियस कंप्यूटर्स के जो डिफरेंसेस होते हैं एंड द वे इन विच दे कम्युनिकेट आर मोस्टली हिडन फ्रॉम यूजर्स. और बिल्कुल यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको भी यूज़र से हिडन रखा जाता है. Another important characteristic is that users and applications can
interact with the distributed system in a consistent and uniform way regardless of where and when interaction takes place. यानी एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कोई भी यूज़र्स और एप्लीकेशंस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक बिल्कुल कंसिस्टेंट वे में आपस में इंटरेक्शन उनका हो सकता है, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर हैं, वो इंटरेक्शन कहाँ पर अकर हो रही है और कब हो रही है, बिल्कुल कंसिस्टेंट वे में उनका इंटरेक्शन हो सकता है. So, in principle, distributed systems should be relatively easy to expand or scale. यानी इनकी एक्सपेंशन या स्केलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इजी होनी चाहिए. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की आप इजीली इनको स्केल अप कर सकते हैं, किसी भी टाइम एक्सपैंड कर सकते हैं. ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स पर. But at the same time, hiding how these computers actually take part in the system as a whole. यानी आप किसी भी वक्त एक्सपेंशन भी कर सकें और आपने एज अ होल जो है वो ये तमाम चीज़ों की ये जो डिटेल्स हैं ये कि एज अ होल जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे ये सब कुछ हो रहा है, ये आपने एज अ होल एंड यूज़र से हाइड करना है. और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होता है वो नॉर्मली जो है वो कॉन्टीन्यूसली अवेलेबल होता है. हालांकि ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो टेम्परेरली आउट ऑफ ऑर्डर हों, लेकिन यूज़र्स जो हैं या जो एंड यूज़र्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, दे शुड नॉट नोटिस दैट पार्ट्स आर बीइंग रिप्लेस्ड और फिक्स्ड और that new parts are added to serve more users or applications. Users को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. Users should remain unaffected when the parts are being replaced or fixed and when the new parts are being added. इसके अलावा हेट्रोजीनियस कंप्यूटर्स को सपोर्ट करने के लिए और हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स को सपोर्ट करने के लिए जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं वो एक सिंगल सिस्टम व्यू जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं. तो ये किसके ज़रिए करते हैं? बाय मीन्स ऑफ अ लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ लॉजिकली प्लेस्ड बिटवीन अ हायर लेयर कंसिस्टिंग ऑफ यूजर्स एंड एप्लीकेशंस एंड अ लेयर अंडरनीथ कंसिस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़. यानी एक मिडल लेयर जो है हम उसको इंसर्ट करते हैं. यूज़र्स और एप्लीकेशंस जो हायर लेयर पर यूज़र्स होती हैं और एप्लीकेशंस होते हैं, और अंडरनीथ यानी उस लेयर के बिलो जो लेयर होती है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स और बेसिक कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होती हैं. तो ये जो सेंट्रल लेयर होती है, मिडल लेयर, ये आप इधर फिगर में देख रहे हैं, इसको मिडल लेयर कहते हैं. ये मिडलवेयर एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है जो कि जैसे कि अभी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस के बीच में ये रिजाइड कर रही होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क में. जैसे आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, इसमें आपके पास 4 कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर 1, 2, 3 एंड 4, और 3 एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन A, B एंड C. इसमें आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन B इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस कंप्यूटर्स 2 and 3, और हर एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल उस दैट इज़ ऑफर्ड द सेम इंटरफेस. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो आपको एक जितने भी कंपोनेंट्स हैं किसी भी सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के, जो एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, उनके कंपोनेंट्स जो हैं उनकी कम्युनिकेशन को पॉसिबल करता है. यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का काम ये है कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो एप्लीकेशन अपने अंदर के कंपोनेंट्स में भी आपस में कम्युनिकेट कर सकेगी और एक एप्लीकेशन किसी दूसरी एप्लीकेशन से भी कम्युनिकेट
कर सकेगी, और इसको कौन पॉसिबल करता है? द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड द मीन्स फॉर द कम्युनिकेशन between components and between different components within an application and between different applications. Similarly, at the same time, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो हाइड कर रहा होता है जो हार्डवेयर के डिफरेंसेस हैं या जो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंसेस हैं हर एप्लीकेशन के लिए. A distributed system organized as middleware. The middleware layer runs on all machines and offers a uniform interface to the system. Just because it is possible to build distributed systems does not necessarily mean that it is a good idea. क्योंकि जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इससे हम पॉसिबल है कि हम अपनी पर्सनल कंप्यूटर में 4 CD ड्राइव्स इंसर्ट कर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉइंटलेस है ऐसा करना. तो अब हम इस सेक्शन में ये रिकॉल करते हैं जो 4 इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं जो कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को बिल्ड करते हुए उन गोल्स को मीट करना लाजमी होता है. अगर ये गोल्स अचीव हो रहे हों तो ही आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को बिल्ड करने की एफर्ट जो है उसका कोई फ़ायदा है. और वो 4 गोल्स हैं: मेकिंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल, मीन्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम शुड make resources easily accessible. It should reasonably hide the fact that resources are distributed across a network. It should be open and it should be scalable. The main goal of a distributed system is to make it easy for the users and applications to access remote resources and to share them in a controlled and efficient way. Resources can be just about anything, but typical examples include printers, computers, storage facilities, data files, web pages, and networks, to name just a few. There are many reasons for wanting to share resources. One obvious reason is that of economics. For example, अगर आप एक प्रिंटर जो है, आप उसको एक स्मॉल ऑफिस है और बहुत सारे डिफरेंट यूज़र्स ने उसको शेयर करना है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा, ये चीप ज़्यादा नहीं होगा कि उसको बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो शेयर करें, बजाय इसके कि हर जो है वो एक अपना एक सेपरेट प्रिंटर में बाय करें, उसको मेंटेन करें. हर यूज़र के लिए अगर आप सेपरेट प्रिंटर बाय करें और वो उसको मेंटेन कर रहा हो तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा. लाइकवाइज जैसे कि आप कोई भी इसी तरह आप किसी भी कॉस्टली रिसोर्सेज को अगर शेयर करें, जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स हैं या हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सिस्टम्स हैं या कोई भी और एक्सपेंसिव पेरिफेरल्स हैं, तो वो ज़्यादा इकोनॉमी ऑफ स्केल है कि आप एक्सपेंसिव रिसोर्सेज को शेयर करें. इसके अलावा यूज़र्स को रिसोर्सेज को जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी कोलैबोरेशन या इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज जो होती है वो ईजी हो जाती है. जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इंटरनेट के या उसी तरह के जो सिंपल प्रोटोकॉल्स हैं जो एक्सचेंजिंग फाइल्स के लिए यूज़ होते हैं, तो आप उसका आप देखें कि कितना बेनिफिट है कि जिसमें आप अपनी फ़ाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं. और इंटरनेट की सक्सेस से आप इस चीज़ को ये चीज़ वाज़ेह है. या आप जो जैसे मेल्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियोस को एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो ये जो इंटरनेट पर की कनेक्टिविटी है, इसकी वजह से बहुत सारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जो बहुत सारी जोग्राफिकली या कह सकते हैं कि आप वाइडली डिस्पर्स्ड ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं
जो डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, जोग्राफिकल लोकेशंस पर, वो आपस में फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, या अपने सॉफ्टवेयर जो है वो कोलैबोरेटिव एडिटिंग के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग या इस तरह बहुत सारी शेयर कर सकते हैं ऑफिस वर्क, यानी कोलैबोरेशन बहुत ईजी हो गई है। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी की मदद से बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो एक फैसिलिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारी बाइंग और सेलिंग जो है वो किसी भी तरह के गुड्स की विदाउट एक्चुअली हैविंग टू गो टू अ स्टोर और लीव होम, आप कोई भी गुड्स की बाइंग या सेलिंग जो है वो ईजिली कर सकते हैं। However, as connectivity and sharing increase, security जो है this has become increasingly important, because in current practice system provide little protection against eavesdropping or intrusion on communication. पासवर्ड्स जो हैं और जो दूसरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि प्लेन टेक्स्ट या क्लियर टेक्स्ट, जिसको हम अनइनक्रिप्टेड टेक्स्ट भी कहते हैं, वो आप ज़्यादातर किसी भी नेटवर्क पर सेंड कर रहे होते हैं या सर्वर्स पर स्टोर होता है, और हम जस्ट बिल्कुल एक होप रखते हैं कि ये ट्रस्टवर्दी होंगे। तो इन दिस सेंस हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। For example, it is currently possible to order goods by merely supplying a credit card number. जैसे आपको जस्ट क्रेडिट कार्ड नंबर आप प्रोवाइड करके जो है वो गुड्स परचेज कर सकते हैं या ऑर्डर उनका कर सकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि प्रूफ रिक्वायर होता है कि वो कस्टमर वाकई उस कार्ड को ओन कर रहा होता है। तो इन फ्यूचर इस तरह के ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए हो सकता है कि सिर्फ ये इस तरह के ऑर्डर सिर्फ तब प्लेस किए जा सकें जबकि आप एक्चुअली प्रूव कर सकें कि आप जिस कार्ड को आप फिजिकली पोजेस कर रहे हैं, जो आपकी पोजेशन में है, क्या वो आप यानी जिस कार्ड के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या आप वाकई उसको फिजिकली पोजेस कर रहे हैं। जैसे कि आप उसको किसी कार्ड रीडर में इंसर्ट करें तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि वो एक्चुअली आपकी ही फिजिकल पोजेशन में है। इसके अलावा एक और सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, another security problem is that of tracking communication to build up a preference profile of a specific user. लेकिन इस तरह की ट्रैकिंग से जो है वो किसी भी यूज़र की जो प्राइवेसी है वो जो है वो वायलेट होती है, ख़ास तौर पे जब उस यूज़र को नोटिफाई किए बगैर किया जाए। और इससे रेलेवेंट एक और रिलेटेड प्रॉब्लम ये है कि जो कोई इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी की मदद से अनवांटेड जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कभी कभी हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल है जिसको हम अक्सर स्पैम कहते हैं। सो इन सच केसेस दैट वी मे नीड is to protect ourselves using special information filters that select incoming messages based on their content. Another important goal of a distributed system is to hide the fact that its processes and resources are physically distributed across multiple computers. A distributed system that is able to present itself to users and applications as if it were only a single computer system is said to be transparent. यानी हम किस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिसमें यूज़र्स या एप्लीकेशंस को बिल्कुल पता ना चले कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स हैं, बल्कि उसको ऐसे लगे कि वो एक सिंगल सिस्टम पर अपनी एप्लीकेशंस को रन कर रहा है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस किस्म की ट्रांसपेरेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एग्जिस्ट कर रही होती है। इसके बाद हम एड्रेस करेंगे कि एक जनरल क्वेश्चन के क्या ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमेशा रिक्वायर होती है। जो
ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट है ये हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट वंस हैं वो इस फिगर में या इस टेबल में वो शो हुए हैं। जैसे कि एस्पेक्ट है एक्सेस। एक्सेस मीन्स हाइड डिफरेंसेस इन डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ अ रिसोर्स इज एक्सेस्ड। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी मीन्स हाइड where a resource is located. Migration transparency means to hide that a resource may move to another location. Relocation transparency means hide that a resource may be moved to another location while in use. Replication transparency is to hide that a resource is replicated. Concurrency transparency is to hide that a resource may be shared by several competitive users. And failure transparency means to hide the failure and recovery of a resource. बेसिकली एक्सेस ट्रांसपेरेंसी जो है ये डील कर रही होती है जो कि डाटा रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंसेस हैं उनको कैसे हाइड करना है और किस तरीके से यूजर्स जो हैं वो रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि एट बेसिक लेवल पर आपने इसको कहना है तो हम ये मशीन आर्किटेक्चर्स के जो डिफरेंसेस हैं हम उनको हाइड करना चाह रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक एग्रीमेंट पर पहुंच जाएं कि डाटा जो है उसको डिफरेंट मशीन्स पर कैसे रिप्रेजेंट करना है या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल, our distributed system may have computer systems that run different operating systems. Each have their own file naming conventions. तो जो नेमिंग कन्वेंशंस के डिफरेंसेस हैं या जो फाइल्स को कैसे मैनिपुलेट करना है ये सब जो है ये यूजर्स या एप्लीकेशन से हिडन होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक और जो ट्रांसपेरेंसी टाइप है जिसको हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ ट्रांसपेरेंसी है वो है लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी कहते हैं कि it refers to the fact that users cannot tell where a resource is physically located in the system. जो नेमिंग है वो इसमें जो है वो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ख़ास तौर पर लोकेशन ट्रांसपेरेंसी को कैसे अचीव करते हैं, जैसे आप किसी रिसोर्सेज को लॉजिकल नेम्स असाइन करते हैं। लॉजिकल नेम्स कौन से नेम्स होते हैं जिसमें रिसोर्सेज जो है उनको सीक्रेटली इनकोड नहीं किया जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है वो कोई विकीपीडिया, आप किसी यूआरएल, इसकी एग्जांपल है जैसे wikipedia.org। इससे आपको कोई क्लू नहीं मिलता कि इस विकीपीडिया का जो मेन वेब सर्वर है उसकी लोकेशन क्या होगी। ये है लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, अब माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी क्या है? Distributed systems in which resources can be moved without affecting how those resources can be accessed are said to provide migration transparency. Even stronger is the situation in which resources can be relocated while they are being accessed without the user or application noticing anything. यानी रीलोकेशन ट्रांसपेरेंसी ये है कि वो सिचुएशन जिसमें रिसोर्सेज को रीलोकेट किया जा सके जब वो एक्सेस हो रही हो, यानी जब कोई यूज़र या एप्लीकेशन जो है वो उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है और ड्यूरिंग एक्सेस जो है वो उन रिसोर्सेज को रीलोकेट कर दिया जाए और यूज़र या उस एप्लीकेशन को पता ही ना चले। तो इस ऐसे केसेस में हम कहेंगे द सिस्टम इज सेट टू सपोर्ट रीलोकेशन ट्रांसपेरेंसी। और इसकी एग्जांपल जो है वो हम ये कह सकते हैं when mobile users can continue to use their wireless laptops
while moving from place to place without ever being disconnected. यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं लेकिन वो टेम्पोरेरली भी जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होते. नाउ रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी. रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में. फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज में बी रेप्लिकेटेड टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी or to improve performance by placing a copy close to the place where it is accessed. Replication transparency deals with the fact that several copies of a resource exist. Replication transparency को users से कैसे हाइड किया जाता है? इसके लिए ज़रूरी होता है कि जितने भी रेप्लिकाज हैं उन सबका सेम नेम हो. कंसिक्वेंटली कोई भी ऐसा सिस्टम जो रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट कर रहा होता है इट शुड जनरली सपोर्ट लोकेशन ट्रांसपेरेंसी एज वेल, क्योंकि फिर ये अदरवाइज जो है ये इम्पॉसिबल होगा कि हम रेप्लिकाज को एक डिफरेंट लोकेशंस पर रेफ़र कर सकें. जो एट डिफरेंट लोकेशंस जो रेप्लिकाज होंगे उनको रेफ़र किया जा सके. अगर उनका नेम सेम ना हो तो ये इम्पॉसिबल होगा. जैसे कि हमने ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि एक इम्पॉर्टेंट गोल है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का इज़ टू अलो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट गोल है रिसोर्स शेयरिंग. तो बहुत सारे केसेस में शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज जो है ये कोऑपरेटिव वे में किया जाता है जैसे कि कम्युनिकेशन में होता है. However, there are also many examples of competitive sharing of resources. For example, two independent users may each have stored their files on the same file server or may be accessing the same tables in a shared database. यानी हो सकता है दो डिफरेंट यूज़र्स हों, इंडिपेंडेंट यूज़र्स हैं और उन्होंने अपनी जो है वो फाइल्स जो हैं वो किसी एक ही फाइल सर्वर पर सेव की हों या वो किसी सेम टेबल को किसी शेयर्ड डेटाबेस में से किसी सेम टेबल को वो दोनों यूज़र्स एक्सेस कर रहे हों. इस तरह के केसेस में इम्पोर्टेंट ये है कि हर यूज़र नोटिस ना कर सके कि दूसरा यूज़र जो है वो भी उसी सेम रिसोर्स को यूज़ कर रहा है. इसको कहते हैं कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी. अब इसमें इम्पोर्टेंट इशू क्या है? डेट कंकरेंट एक्सेस टू अ शेयर्ड रिसोर्स leaves that resource in a consistent state. यानी कंसिस्टेंसी जो है वो हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं? लॉकिंग मैकेनिज्म्स के ज़रिए कर सकते हैं जिसमें जो है यूज़र्स को टर्न बाय टर्न जो है वो एक्सक्लूसिव एक्सेस दिया जाए किसी भी डिज़ायर्ड रिसोर्स पर. Another important issue of distributed computing design is dealing with failures. Making a distributed system failure transparent means that a user does not notice that a resource, चाहे वो उस रिसोर्स के बारे में यूज़र ने कभी ना सुना हो या उसको ना पता चले, यानी यूज़र को जो है वो कभी नोटिस ना कर सके कि कोई भी रिसोर्स जो है इट फेल्स टू वर्क प्रॉपरली. यानी कोई रिसोर्स का फेलियर अकर हो गया है या उसकी वजह से सब्सिक्वेंटली फिर सिस्टम रिकवर हुआ है उस फेलियर से, तो यूज़र शुड बी अनअवेयर ऑफ दिस फेलियर एंड द सब्सिक्वेंट रिकवरी फ्रॉम दैट फेलियर. यानी फेलियर को मास्क करना ये बहुत हार्डेस्ट इशू होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में और इवन इम्पॉसिबल होता है इन सर्टन अपेरेंटली रियलिस्टिक असम्पशंस. जब when certain apparently realistic assumptions are made. मेन डिफ़िकल्टी जो है वो फेलियर को मास्क करने में वो ये होती है कि कभी कभी आप बिल्कुल किसी डेड रिसोर्स में या कोई पेनफुली स्लो रिसोर्स है तो उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल होता है. फॉर एग्जांपल जब आप किसी बिजी वेब सर्वर से कांटेक्ट कर रहे हों तो ब्राउज़र जो है इट विल इवेंचुअली टाइम आउट एंड रिपोर्ट दैट द वेब पेज इज़ अनअवेलेबल. At that point,
the user cannot conclude that the server is really down. Degree of transparency. Although distribution transparency is generally considered preferable for any distributed system, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम completely जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट्स जो है फ्रॉम अगर हम उसको हाइड करें यूज़र से तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं होता. जैसे कि इसकी एक एग्जांपल है टाइमिंग. यानी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक, इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर जो है वो रिक्वेस्ट करें कि आपके मेल बॉक्स में बिफोर 7 AM लोकल टाइम जो है वो आपके मेल बॉक्स में अपीयर हो जाए एज़ यूजुअल, तो लेकिन आप जो है वो किसी डिफरेंट टाइम जोन पर हैं, किसी ऐसी जगह पर, तो आपका मॉर्निंग पेपर जो है वो जैसे कि आप यूजुअल टाइम पे आप आदि हैं वो उस टाइम पे आपको नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज सिंक्रोनाइजेशन. लाइकवाइज जैसे कि आप कोई वाइड एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसमें आप कोई आप किसी एक एरिया में किसी प्रोसेस को कनेक्ट करें किसी दूसरे एरिया के प्रोसेस से, तो आपको मैसेज जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में मैसेज सेंड होने में कुछ टाइम लगेगा. और इन प्रैक्टिस भी यही होता है कि कोई सेवरल 100 मिलीसेकंड्स लग सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में फॉर ट्रांसफरिंग अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, क्योंकि सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो उसकी बहुत सारी लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ हो सकती हैं, जिस तरह कि इंटरमीडिएट स्विचेस की रीजंस की वजह से भी स्लो हो सकती है. द नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस. इसमें भी ट्रेड ऑफ है कि हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है और परफॉर्मेंस में ट्रेड ऑफ हो सकता है कि आप किसी एक चीज़, अगर आप हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी अचीव करने की कोशिश करें तो परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी आपकी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है. और अगर हाई परफॉर्मेंस आप अचीव करने की कोशिश करें तो हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है उसको अचीव करना मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी इंटरनेट एप्लीकेशंस जो हैं दे रिपीटली ट्राई टू कनेक्ट अ सर्वर बिफोर फाइनली गिविंग अप. कंसिक्वेंटली क्या होता है कि किसी भी कोई भी अगर आपने अटेम्प्ट करना है किसी भी ट्रांजिएंट सर्वर फेलियर को मास्क करने से पहले, इससे पहले कि आप किसी और को किसी दूसरे सर्वर को आप ट्राई करें तो आपको एज अ होल जो है वो आपका सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा. तो इस तरह के केस में बेहतर ये है कि आप पहले ही अर्ली पॉइंट पर ही आप गिव अप कर लें, या ये है कि कम से कम आप यूज़र को ये अलाउ करें कि वो उन अटैम्प्ट्स को कैंसिल करें, उस कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश करने की जो अटैम्प्ट्स हैं उसको कैंसिल करें. नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी. इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं वेयर वी नीड टू गारंटी that several replicas located on different continents need to be consistent all the time. In other words, if one copy is changed, that change should be propagated to all copies before allowing any other operation. अब इससे ये क्लियर है कि कोई सिंगल अपडेट ऑपरेशन जो है वो चाहे बिल्कुल सेकेंड्स ले सकता है कंप्लीट होने में, तो वो भी जो है वो सिंगल यूज़र से जो है वो हिडन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस. कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस फाइनली ये है that there are situations in which it is not at all obvious that hiding distribution is a good idea, as distributed systems are expanding to devices that people carry around and where the very notion of location and context awareness is becoming increasingly important. तो
तो इस तरह की सिचुएशंस में बेस्ट है कि आप एक्चुअली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपोज करें रादर देन ट्राइंग टू हाइड इट। जैसे कि इसकी एक सिंपल एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, जैसे वही जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि अगर आपने एक फ़ाइल को प्रिंट करना है अपने नोटबुक कंप्यूटर से, तो बेहतर ये है कि आप अपनी प्रिंट जॉब जो है वो किसी बिज़ी नियर बाय प्रिंटर को सेंड करें, बजाय इसके कि आप कोई आइडल वन प्रिंटर को सेंड करें जो कि किसी कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स में किसी दूसरी डिफरेंट कंट्री में रिजाइड कर रहा हो। लिमिट्स ऑफ पॉसिबिलिटी, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना कि फुल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी जो है ये सिंपली इम्पॉसिबल है, हम इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और हमें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि वेदर इट इज़ इवन वाइज टू प्रिटेंड दैट वी कैन अचीव इट। इसमें बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं इसलिए अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि फुल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी को अचीव करना इज सिंपली इम्पॉसिबल। तो इस तरह के केसेस में बहुत बेहतर होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लिसिट रखें ताकि यूज़र या एप्लीकेशन डेवलपर जो है दे आर नेवर ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग दैट देयर इज सच अ थिंग एज ट्रांसपेरेंसी। तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि बहुत यूज़र्स जो हैं दे विल मच बेटर अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड आर दस मच बेटर प्रिपेयर्ड टू डील विद दिस बिहेवियर। तो कंक्लूजन इसका ये है that aiming for distribution transparency may be a nice goal when designing and implementing distribution systems, but that it should be considered together with other issues such as performance and comprehensibility, because the price for not being able to achieve full transparency may be surprisingly high. Too much emphasis on transparency may prevent the user from understanding system behavior.